आज म यहाँ होटल एसियनमा छु। यहाँ यो आर्मड फोर्सेस ट्रिब्युनलको टिम जो बेन्च लखनऊ बेन्चबाट यहाँ चाहिँ कानुनी सल्लाहकार जो फौजी जति पनि पेन्सन सम्बन्धी जति पनि कानुनी सल्लाह दिनको लागि यहाँ आउनुभएको छ। यसको लागि यहाँ धेरै मात्रामा यहाँ भिड देखिरहेको छु अगाडि। यो सबै म अहिले देखाउँदैछु र यो यहाँ सबै हुनुहुन्छ, सबै आफ्ना आफ्ना चाहिँ प्रब्लम लिएर यहाँ आइरहेको यहाँ देखिरहेको छु अहिले मैले। और साहबजी साहबले यहाँ चाहिँ एकदम हार्ड वर्किङ गर्नुभयो तपाईँले होइन यहाँ। यो सब चाहिँ आफ्नो आफ्नो केस लिएर आउनु। अझ कसको चाहिँ लाट्री लाग्छ आज यहाँ। बोल्नु आफ्नो आफ्नो केसमा बोल्नुपर्छ ढक ढक ढक। सबै बोल्नु होला आफ्नो आफ्नो केसमा। मैले यति साल सर्भिस गरेको, मैले चाहिँ ओआरओपी 2 पाइनँ। मैले यति साल सर्भिस गरेको, मैले चाहिँ डिएससीमा यसरी पाइनँ होइन। यो छ विगत लामो समयदेखि हामीहरूले एउटा सपना देखिराखेका थियौँ। खास गरेर तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, नेपालमा भएका हाम्रा बाबा आमा दिदीबहिनीलाई ठुलो समस्या भनेको पेन्सनको समस्या थियो। त्यो पेन्सनको समस्याको कानुनी पाटो हामी पेन्सनको समस्याको समाधानको लागि हामीहरू धेरै पटक धेरै प्रयासहरू गर्यौँ। जो मान्छेहरू महासङ्घमा लागेर हिँड्नुभएको छ उहाँलाई थाहा छ, जसलाई थाहा नभएकोलाई पनि हामी बताउन चाहन्छौँ। हामीले विगत 9 वर्षदेखि यही काम गरिरहेका छौँ। कसरी नेपालमा बसेका बसोबास गरेका हाम्रा पेन्सनर, विधवा, अपाङ्ग, हाम्रा छोराछोरी जसै हक पाउनु पर्यो त्यो हकको लागि के गरेर उनले सहज तरिकाले पेन्सन पाउँछ त भन्नको लागि हामीहरू लागिराखेका थियौँ। र हामीहरूले के गरिरहेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा ठुलो आवाज पनि थियो हाम्रो कि कसरी यो नेपालमा भारतमा के छ भन्दाखेरि एएफटी आर्मड फोर्सेस ट्रिब्युनल भन्नाले आर्मीको अलग्गै एउटा कोर्ट छ जसले यो समस्या पर्यो भने त्यो कोर्टले हेरिदिन्छ, सिभिल कोर्ट जान पर्दैन। त्यस्तो कोर्ट नेपालमा पनि बसोस्, त्यो बेन्च बसोस् भनेर हामीले ठुलो निवेदन गरेका थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, कहीँ भारत सरकारले दिन चाहँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले दिन्न, कोही नेपाल सरकारले माग्दाखेरि पनि भारत सरकारले दिन्न। किनभने दुई देशका आफ्ना आफ्ना कानुन छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो कानुनमा टेकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जसको उदाहरण छ तपाईँलाई अग्नि भर्ती, भारत सरकारले भर्ती गराउनु भन्छ, नेपाल सरकारले भर्ती गराउन भन्छ। यस्तै यस्तै धेरै कुराहरू छन्। त्यस कारणले यो एएफटीको टिम नेपालमा आउन सकेको थिएन। हामी विगत फेरि हामीले एउटा प्रयास के गर्यौँ भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गरेर, ठिक छ आधिकारिक तौर पर तपाईँहरू नआइदिनुहोस्, तर फेरि पनि तपाईँहरू एउटा अन रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्टले गभर्मेन्टको तरिकाले नआए पनि प्राइभेट तरिकाले आइदिनुहोस् भनेर कर्नल धनबहादुर मास्के, कर्नल धनबहादुर थापा साहबले रिटर्नमा लेखेर चिठी दिएपछि फेरि आज बल्ल हामीले एएफटी लखनऊ बेन्चबाट कर्नल सुमित सिंह साहबलाई यहाँ ल्याउन सफल भएका छौँ। म यति मात्रै हजुरलाई भन्न चाहेको, आज हजुरलाई हामीले धेरै मान्छेलाई बोलाएको होइन, जसको अघि पनि हामीले योभन्दा पहिला हामीले सानो मिटिङ गरेका थियौँ हाम्रो फेडरेसनको अधिकारीहरूसँग बसेर। हामीले जसको खास गरेर फ्यामिली पेन्सनसित रिलेटेड छ या आफ्नो पर्सनल तपाईँले पाउनुपर्ने हक र अधिकारको भएन, कुरो बुझ्नु हुँदैन, कहीँबाट पनि नभएपछि एउटा बाटो हो, लास्ट बाटो भनेको यो कोर्टको माध्यम जाने। त्यो कोर्टको माध्यम जानको लागि के कसरी जाने त
कस्तो कस्तो प्रकारको केसलाई कोर्टले टेक अप गर्छ त भन्ने कुराको लागि जानकारी गर्नको लागि हामीले हजुरलाई यहाँ बोलाएको। अब यो विषयमा धेरै छलफल साहबले बोलाउनुहुन्छ। मैले अहिले मात्रै हजुरलाई एउटा कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेको, हजुरलाई त्यो विषयमा अहिले साहबले 2 घण्टाभन्दा बढी ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ। ध्यान, तपाईँहरूको केही पैसा बच्छ, हामी यो चाहन्छौँ। कसैलाई एङ्गेज गरेर धेरैभन्दा धेरै पैसा बर्बाद गर्न हामी चाहदैनौँ। त्यस कारणले म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। मेरा नाम पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी मैं साहब लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम सुबेदार कुलबहादुर केसी, इस फेडरेशन के महासचिव हूँ। मेरा बसाई यहीं पर बुटोल में रहता है। हम विगत 9 वर्ष से इस फेडरेशन के ऊपर इसी वेलफेयर काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिन रात हम बाकी कुछ नहीं करते हैं, बस इतना ही। अभी मैं इस औपचारिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए इस फेडरेशन के वाइस चेयरमैन और इस रिजनल चेयरमैन कैप्टन किशन राव थापा जी को हार्दिक अनुरोध करता हूँ। आज हमारे पास, हम बहुत लकी हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने भारत सरकार को, अभी मैं अनुरोध करता हूँ कि कर्नल सुमित साहब को, नेपाल, हम नेपाली है, हमारा पहचान ढाका टोपी है, हमारी गोरखा बटालियन में ढाका टोपी लगाते हैं। हम सभी भूपों की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से नेपाली टोपी लगाकर साहब को सम्मान किया। बसे सर को भी खाना लगा के उनको स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूँ। इसी प्रकार राजीव कुमार छत्री जी को भी खाना लगाकर सम्मान करें। कैप्टन साहब, हमारे जो कर्नल साहब है, रिटायर्ड कर्नल साहब है, वो आने के बाद भी उनको खाना और स्वागत करेंगे। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी नेपाली में दिया हो। अभी मैं वही चीज बताना चाहता हूँ कि ये आज का कार्यक्रम सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इससे पहले भी बताया कि कई बार अनऑफिशियल गवर्नमेंट थ्रू हम नेपाल में भी किसी एक पेज को इस्तेमाल करें, मगर वो हम नहीं कर पाए। मैंने इससे पहले बताया कई चीज हम नेपाल के भूगोल लोग यहाँ लेने चाहते हैं, कई फैसिलिटीज यहाँ के कानून अवरोध करते हैं। कई फैसिलिटीज भारत सरकार डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ देना चाहता है, वो यहाँ के कानून अवरोध करता है। फिर भी हम लगभग घसीटे पुचिस्ते नेपाल के कुछ कानून, भारत के कुछ कानून के, दोनों कानून के चपेट में आकर के हम अपना गुजारा कर रहे हैं। भर्ती हुए, पेंशन ले रहे हैं। भारत सरकार पूरा अपना फैसिलिटी देना चाहता है, नेपाल सरकार को कानून में रोकता है। नेपाल सरकार हमारा त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक कई कानून उसमें लिखा है, उसके मुताबिक वो देना मांगता है। भारत सरकार उसमें अपना संशोधित कानून के मुताबिक उसको रोकना चाहता है। तो इस लपेटे में आम हम लोग भूपू और उनके परिवार हैं। हमारी फेडरेशन ये कोशिश करती है कि आपके कल्याणकारी काम के लिए किसी भी एंगल से हम किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसी भी ऑफिस में अपना सभी आप लोगों को वो वार मेमोरियल
क्या है वार मेमोरियल? के हो वार मेमोरियल? तपाईँ हाम्रा बुढाहरू, हाम्रो बाबा मामा हाम्रो दुईटा बुढोहरू, हाम्रो चेयरम्यान फेडरेसनको चेयरम्यान र हाम्रो एडभाइजर सिनियर एडभाइजर कर्नल भास्कर राणा सर आइसक्नु भएको छ। अब हामी यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि जाँदै गर्दा म यस कार्यक्रममा हाम्रो गेस्टहरूलाई नेपाली हिसाबले वेलकम गर्ने काम सकिसकेको छ। अब हामीहरू हाम्रो औपचारिक कार्यक्रममा गइरहेका छौँ र म औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पहिला कर्नल डिबी थापा र कर्नल भास्कर राणा सरलाई, कर्नल सुमित सरलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, अब म आजको चिफ गेस्ट कर्नल डिबी थापा सरलाई पार्लसको बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिदिन बोलो। उपसैनिक सङ्घको पनि यसमा सहयोग रहेको छ द्वारा आयोजित यो पूर्व सैनिक तथा तिनका परिवारहरूको लागि कानुनी सल्लाह दिनको लागि हामीले आर्म फोर्सेस ट्रिब्युनल लखनऊ बेन्चबाट एउटा टोलीलाई हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। आम सरी अंकल सुमित, you will understand later on I will translate whatever I said. तो आज धेरै दिनपछि यो प्लानिङको मुताबिक कर्नल थापाले, मैले र फुलबहादुर केजी साहबले धेरै प्लानिङ गर्नुको पश्चात हामीले कर्नल सुमित कुमार ज्यू र उहाँको टोलीलाई आज यहाँ तपाईँको समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेको छ। म त्यसको लागि कर्नल सुमित कुमारलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त लखनऊमा बस्दा बस्दै त्यो बेलामा 2012 सालमा आर्म फोर्सेस ट्रिब्युनल यानी कि सैन्य अदालतको स्थापना भारतमा भयो। त्यो सैन्य अदालतहरूको स्थापना ठाउँ ठाउँमा भएको छन् इन्डियाको। लखनऊमा छ, चण्डीगढमा छ, तल दक्षिणमा छ, बेङ्गलोरतिर छ, ठाउँ ठाउँमा छ। तिनीहरूको काम हाम्रो पूर्व सैनिकहरू र सेवारत सैनिकहरूको कानुनी अडचन भएको कुरालाई यो अदालतले लडेर हामीलाई पाउनुपर्ने सुविधा, पाउनुपर्ने न्याय यो आर्म फोर्स ट्रिब्युनलले गर्छ। तो यो हाम्रो इलाकाको सामने लखनऊमा अवस्थित छ। तो लखनऊको बेन्चले यो हाम्रो इलाकालाई कभर गर्छ। त्यसको लागि कर्नल सुमित, ऑर्डिनेंस कोर, 35 इयर्स ऑफ सर्विस, लॉ और लीगल फील्ड को डील करते करते आर्मी में भी काफ़ी जगह लॉ का ही अपॉइंटमेंट किया है, लीगल ऑफिसर का ही अपॉइंटमेंट किया है और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं लखनऊ में। थैंक्स टू कर्नल राणा, कर्नल थापा एंड ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमको मौका दिया आए और आपके लिए कुछ बात करके जाए, आपको कुछ दे के जाए और आप लोग से कुछ लेके जाए। लखनऊ से ट्रैवल करके आए 7 घंटा ज़रूर है, गला भी ख़राब है, फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप हमसे कुछ ना कुछ लीजिए। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सी चीज़ पता चलेगी आप लोग को। ये खाली नॉलेज से नहीं, एक्सपीरियंस से भी है। मेरे 15 साल कोर्ट में काम करने का मतलब है बहुत सा तजुर्बा। उस तजुर्बे की वजह से मेरे को अंदर कुछ कष्ट था। इत्तेफाक से
थापा सर मिल गए, राणा सर मिल गए। तो जो मेरे मन की भी इच्छा थी कि जो चीज़ सुविधा आप लोग को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और इनको चाहिए था, तो एक हम लोग जब मिले तो ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड एंड आई वॉज ऑल्सो एक्साइटेड इन द सेंस कि अब हम कम से कम आप लोग की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ और लीगल फील्ड जो होती है ना, ये जिसका तो मुकदमा चल रहा है उसके तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जिसका मुकदमा नहीं चल रहा है या उसके बारे में नहीं मालूम है तो बहुत बोर होने लगता है। वो सोचता पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरी कोशिश आज यही होगी, 2 प्रेजेंटेशन मैं दूंगा आप लोगों को। एक में पूरा आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है क्या चीज़ है, क्यों बना, कैसे बना, किसके लिए बना, क्या होता है, ये बहुत से लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, वो बताऊंगा पहले आप लोग को। फिर बताऊंगा कि आप जो हमारे नेपाल डोमिसाइल के गोरखाज हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास काफ़ी कोर्ट केस आते हैं आप लोग के, उनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, ये भी मैं इसका फोकस करके आप लोग को बताऊंगा। तो 2 चीज़ है, दोनों चीज़ आपको समझाऊंगा। एज ए ऑफिसर छोड़ दीजिए, मेरे को आज अपना एक गुरु मानिए, इंस्ट्रक्टर मानिए, गुरु छोड़ दीजिए, इंस्ट्रक्टर मानिए। बीच में भी किसी को लगता है कि सब ये समझ में नहीं आया तो उठ के वहीं पूछ लीजिएगा। बातचीत करके जो काम करने का मज़ा है ना, या बोलने का, खाली एक तरफ से हम बोलते रहे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी को भी किस बीच में लगता है कि भाई मेरे को इस चीज़ समझ में नहीं आई, साहब क्या बोल रहे हैं, तो बेशक हाथ ऊपर करें, खड़े हो, हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करके करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कोई बोर नहीं होगा, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे का सेशन होगा। तो इसको लेट अस मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, इजंट इट सर? इंटरेस्टिंग तभी होगा वन वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो हम इंटरैक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और जिसको भी कोई बीच में कोई भी सवाल होगा वो हमसे जरूर पूछेगा, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आर वी रेडी? एवरीबॉडी रेडी? नेपाली भाषा मेरे को बिल्कुल नहीं आती है। सबसे पहला हम आपको बताने जा रहे हैं हमारा आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बना क्यों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एएफटी में किस तरह के केसेस होते हैं। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको कान खोल के समझिएगा। इसकी वजह भी बताता चलता हूँ साथ साथ। कोई भी आदमी अगर हमारे कोर्ट में पहुँच जाता है, हमारे से मतलब किसी भी कोर्ट में, आप भी सब काफ़ी तजुर्बेकार हो, और वकील के पास चला गया, तो वकील का पहला काम क्या होता है? हाँ हो जाएगा, केस ले आओ। कोई नहीं मना करेगा। अगर क्या कहते हैं घोड़े के पास घास आएगी तो खाएगा ही खाएगा ना, और आप घास हो वो घोड़ा है। अगर कोई, हमारे आर्मी में भी सब लोग काम कर चुके हैं, सबको मालूम है, एक लीगल सिस्टम बना हुआ है। जैसे कोर्ट मार्शल होता है तो उसकी कोर्ट मार्शल में उसको कोई सज़ा मिल गई तो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। कोई प्रमोशन मिस करता है तो एमएस ब्रांच में या अपने सेंटर में आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हो, जिसको स्टैट या नॉन स्टैट कंप्लेंट कहते हैं, ये सब कर सकते हैं। और अगर क्रिमिनल केस होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं उसके पास, और वो लोग उसका फिर फ़ायदा उठाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है जो हमारा खाली आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कहीं का भी हो वो डील करता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है पेंशन। आज के डेट में लगभग 80% केस, हमारे लखनऊ बेंच में लगभग 40,000 केस अभी तक फाइल हो चुके हैं। उसमें से 80% पेंशन से रिलेटेड केस है, जिसमें कि स्पेशल पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन, लिबरलाइज पेंशन, सब कुछ इंक्लूडेड है। यहीं पे आपको बताएं दुर्भाग्य की बात क्या है, अभी तक हमारे पास 40,000 केस आए हैं। यूपी की जो संख्या है एक्स सर्विसमैन की वो लगभग 3,20,000 के आसपास है, और उसमें यूपी में है कि हमारे पास आए हैं 40,000 केस।
पेंशन की बात कर रहे हैं। नेपाल में जो एक्स आर्मी है, जो सर्विस पेंशनर हैं, वो लगभग 1,22,000 है, लेकिन उनका डिसेबिलिटी का केस हमारे पास मुश्किल से 100-125 से ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी में काम करने के बाद डिसेबिलिटी पेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है और इंडियन आर्मी में काम करने के बाद जो नेपाल में आ गए उनको इसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आप लोग के पास अवेयरनेस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिसके लिए कर्नल साहब बता रहे थे अभी AFT की यहाँ पे बेंच खोलने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोगों को जब आगे हम बात करेंगे पता चलेगा, बहुत सी चीज़ आप लोगों को मिलना चाहिए, पर चूंकि आप लोग को मालूम ही नहीं है इसलिए आप लोग उस चीज़ के पास जा ही नहीं पाते हो, या इतनी दूर है, आपके पहुंच के बाहर है, इसलिए आप उसके पास उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो एक रेशियो से ही समझ में आता है कि लगभग 10% जनता एक्स आर्मी अपने पेंशन के राइट के लिए कोर्ट में आती है, क्योंकि हम खाली यूपी की बात करें तो। लेकिन नेपाल में जो लोग हमारे भाई लोग रह रहे हैं, गोरखाज रह रहे हैं, वो 1% क्या पॉइंट में परसेंटेज में है खाली। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आप लोग को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आइए और लड़ाई कीजिए, मुकदमा कीजिए। होता ये हकदार होगा तो उनकी वाइफ को या परिवार को फायदा होगा। अगर उसको पेंशन ही का हकदार नहीं था तो उसकी वाइफ को, बच्चों का हकदार नहीं मानते। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा आप स्पेसिफिक चीज़ प्रूव कर देंगे कि उसको ऐसी बीमारी हो गई थी, मतलब ये नहीं कि दारू पी के बीमारी हो गई, उस टाइप की बीमारी नहीं, ऐसी बीमारी हो गई थी 2-3 साल के बाद वो निकलना पड़ गया उसको हर मजबूरी में, तो कोर्ट फिर भी कंसीडर कर लेती है, बट वेरी वेरी स्पेशल केस। So दूसरा था कोर्ट मार्शल वाला था, just go back against court martial dismissal or the person who spoke to you right now, he was summary court martial, but he feels that no justice has been done on him. Whether he can fight whether or not. He can fight. He has to fight against the injustice. If the injustice is changed over justice, then he will be getting all the perks and privileges. ये लड़ाई इस तरह से हमेशा कोर्ट में समझिए कि आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। अगर इनजस्टिस जस्टिस में कन्वर्ट हो गया तो जो भी उससे रिलेटेड पे, पर्क्स, अलाउंसेज सब मिलेंगे उनको। टाइम बार होता है हर केस में, बट कोर्ट के पास पावर होती है जिसमें वो कंडोन कर देता है। अगर कोई किसी मजबूरी से नहीं आ पाया और कोर्ट कन्विंस है तो वो उसको बोला जाता है कोर्ट ने उसको कंडोन कर दिया। हमारे पास जो रिकॉर्ड कंडोनेशन है, एक 6 जेंटलमैन था शायद, वो कोर्ट में आया अपनी पेंशन के लिए आफ्टर 74 years of service. He was around 93-94 years old. और वो आया कि साहब मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए थी 74 साल पहले, अभी तक नहीं मिली। कोर्ट ने उसकी हालत देखी, बुढ़े बाबा थे अभी तक, उसको कोर्ट ने इंटरटेन किया, कहा ठीक है अगर आपका रीज़न जस्टिफाइड होगा तो भी हम दे देंगे। मतलब कंडोनेशन हमारे कोर्ट ने 74 ईयर पुराना केस भी कंडोन किया है, अगर कोर्ट कन्विंस्ड है कि हाँ जस्टिफाइड रीज़न था, ये आ नहीं पाया तो। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये पावर होती है। किसी को भी कहीं से लगता है कि इनजस्टिस हुआ है तो दे शुड कम विद अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कि साहब डिले हुआ तो क्यों हुआ। तो अगर आप उससे को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आपको कोर्ट से रिलीफ मिलता है। यही सब चीज़ जस्टिस, हम जजमेंट की बात नहीं है, जजमेंट अलग होता है और जस्टिस अलग होता है। तो क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अगर रिजेक्ट कर दिया गया
तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। आपका क्वेश्चन शायद ये है कि रिटायरमेंट के 10-15 साल के बाद आप यही चाह रहे हो? हाँ, आप यही पूछ रहे हो ना कि आपने उस समय नहीं कर पाया, क्या 10-12 साल के बाद कर सकते हैं? यही आपका सवाल है शायद। नहीं, बताइए क्या सवाल है। किसी को डिसेबिलिटी पेंशन दे दिया गया क्योंकि वो सर्विस के दौरान डिसेबल हो गया, पेंशन उसको मिल रहा है, तो बीच में उसका जो डिसेबल बढ़ता गया, वो ज़्यादा सीरियस हो गया, बीमार हो गया, वो चल नहीं पाता। जैसा मैं हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ, नहीं चल पाता। मैं डिसेबल आदमी, 70% डिसेबल में मैं पेंशन आ गया। तो अभी मैं 70% से ज़्यादा मैं डिसेबल हूँ और मैं चाहता हूँ दोबारा इसको मेडिकल किया जाए। इसका नियम क्या है? इसका देखिए रिव्यू आप डिसेबिलिटी का अपने करा सकते हैं। अब 3 ही कैटेगरी होती है। अगर आप 30% हो, 50% हो, 20 से 30 से 30 से 50 और 50 से अबव, 3 ही कैटेगरी में आगे आ गए। अगर आपकी 50% से ऊपर की डिसेबिलिटी रिटायरमेंट के टाइम थी और अभी भी वही है, तो आप कोर्ट में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस हिसाब से ही आपको मिलना चाहिए था। अगर आपको नहीं मिला, आपका अगर सवाल ये है कि नहीं मिल रहा है और क्या अभी हम कोर्ट में आ सकते हैं, तो अभी भी आप कोर्ट में आ सकते हैं, बट आपको प्रूव ये करना पड़ेगा जो भी आपकी डिसेबिलिटी हुई है वो सर्विस के दौरान हुई थी। अगर सर्विस की वजह से हुई है, सर्विस के दौरान हुई थी, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलने का चांसेस है। अगर आप रिटायर होने के बाद है, ओल्ड एज में तो सभी को कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होती है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है एट्रीब्यूटेड सर्विस के दौरान में 70% डिसेबल में आ गया। बीच में भारत सरकार ने 20% को 50% कर दिया, 50/51 को 75 कर दिया, 75 एबो को 100% कर दिया। पर ये जो गैपिंग है 20% का 50% हो गया है, जो 70% आया था वो सरकार ने सीधे कर दिया कागज देख करके, पर 70% में आया उसका 100 क्यों नहीं हुआ? तो अगर आपको नहीं मिल रहा है 70% होने के बावजूद, तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नहीं, 7% तो मिल रहा है, हाँ। पर 20 को 50 किया, 51 को 75 किया, 75 एबो को 100 किया, तो 70 को 100 क्यों नहीं किया? जबकि 20 को 50 कर दिया तो 30% एक को वृद्धि कर दिया, दूसरे को 30% डिग्री कह रहे वृद्धि नहीं किया, ये भेदभाव क्यों किया? ये क्वेश्चन है। देखिए, एक होता है सरकार का अपना विवेक, कोर्ट का जैसे विवेक होता है, सरकार का अपना विवेक होता है, तो ये उसी के आधार पर पॉलिसी बन जाती है। अब सरकार ने वो पॉलिसी बना दिया। अगर हम लोग आज ये बात ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार ने सही बनाया गलत बताया, हम आज बात ये करने के लिए आए हैं कि अगर आपके साथ आपको लगता है कि नहीं वो 70 नहीं, हमारा 75 होना चाहिए, आप ये लड़ाई लड़ सकते हो कि नहीं 70 नहीं 75 होना चाहिए, तो 75 होगा तो आपको नेचुरली 100% पहुँच जाओगे। सरकार ने क्यों पॉलिसी ऐसा बना दिया, वो हम क्या कहते हैं उस पर आज कमेंट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रभु के बाहर है। बहुत सारी चीज़ ऐसी पॉलिसी होगी, आप लोगों को भी लगता होगा कि गवर्नमेंट ने गलत किया है, लेकिन अगर हो गया है तो उसको, अगर आप पॉलिसी को चैलेंज करना चाहते हैं, वो भी आपके पास अधिकार में है, तो पॉलिसी चैलेंज करने के लिए AFT में नहीं आ सकते। पॉलिसी को चैलेंज अगर करना सरकार ने ऐसे गलत क्यों किया, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन AFT में नहीं आ सकते। AFT में जो पॉलिसी बनी है, गाइडलाइंस बना हुआ है, जो जजमेंट हमारा आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल पास कर रहा है, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है। तो आपका, अगर आपको लगता है कि इनजस्टिस है, 70 में क्यों काट दिया, 75 में करना चाहिए, 75 तो मेरे को मिल रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप इसके लिए AFT मत आइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज कीजिए। ठीक है, मेरा क्लियर हो गया ना आपका? उसने अगर एक सूबेदार ने मान लीजिए 25 साल नौकरी करके आया है और सूबेदार मेजर भी 25 साल ही नौकरी करके आया है, तो उनके शायद पेंशन में ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन हवलदार से नायब सूबेदार जो बनना चाहिए था ऑनरी वाला, उसकी पेंशन में फ़र्क था उस समय, अब कम हो गया, इसलिए ऐसे लोग आए थे। ठीक है, मतलब इस तरह से वो जो आप बता रहे हो वो हो सकता है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? जब आपको 25,000 पेंशन पहले भी और 25,000 बाहर मिल रही है, तो बाहर आके ऑनरी नायब सूबेदार पर लगाओ, चाहे ऑनरी सूबेदार लगाओ, चाहे ऑनरी सूबेदार मेजर लगाओ, फ़र्क तो पड़ता नहीं। लोग केस इसलिए नहीं आए थे कि हमको ऑनरी मिले, इसलिए आए थे कि हमको उसका पेंशन का फ़ायदा मिले। तो जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, तो फिर कोर्ट कचहरी में जाके माथा क्यों मारना है? ठीक है, ये रैंक ही नहीं देना चाहिए, तो ऑनरी सूबेदार रैंक नहीं देना चाहिए, और ऑनरी लेफ्ट को मिल रहा है, ऑनरी कैप्टन को मिल रहा है,
हमने अनेरी सुधार मेरे को कुछ नहीं रहा, वो जस्ट अनेरी सुधार मेरे को नहीं, ये एक बात रिटर्न के लिए। सही है। शायद ये मिनिस्ट्री में भी बात चल रही है, क्योंकि ये तो हकीकत है। वाइल इन सर्विस, आफ्टर द सर्विस, मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू द कोर्ट बेसिकली फॉर द फाइनेंशियल गेन। ये कोई माने चाहे ना माने। एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ, चलिए। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था 2011 में, तो एक जेसीओ साहब मेरे पास आए, इंजीनियर्स के थे वो। उन्होंने बोला, साहब मेरे को मुकदमा करना है। मैं, क्या मुकदमा करना है साहब? क्या, मेरे को प्रमोशन के लिए केस करना है। फिर मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा, साहब आपकी तो उम्र लग रही है ज़्यादा, आप अभी सर्विस में हो? नहीं साहब, मैं तो रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, तो रिटायर हो गए तो प्रमोशन का क्या फ़ायदा होगा आपको? तो नहीं साहब, मेरे को मुकदमा तो करना है। क्यों? मेरे उस सीओ साहब को नहीं छोड़ना है, इसलिए मेरा प्रमोशन रोक दिया था। ठीक है। लेकिन सीओ साहब का नाम, वो नाम तो याद नहीं साहब। हमने कहा कि कौन, 4 इंजीनियर्स के थे वैसे, यूनिट याद था। हमने कहा उनका सीओ साहब का एड्रेस का वो मालूम नहीं। हमने कहा जिंदा है सीओ साहब का, वो भी नहीं मालूम। तो हमने कहा किस लिए लड़ रहे हो आप? भाई आप 74 साल की उम्र थी उनकी, और आप मुकदमा लड़ने के लिए आए हो, उससे फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, हमको नहीं दिख रहा था कोई फ़ायदा। मैंने कहा साहब कुछ फ़ायदा तो आपको हो नहीं रहा है, तो आप क्यों लड़ने के लिए आए हो? वह साहब, उनको सीओ साहब को छोड़ना नहीं है, ईगो पे लेके चल रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है, छोड़ना है तो इतने दिन बाद क्यों है? क्योंकि अब हमारी वाइफ की डेथ हो चुकी है, बीवी बच्चे सेटल हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, अब हम केस लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब लड़िए, लेकिन कुछ मिलेगा कुछ नहीं इसमें। तो कोई बात नहीं सर, आप हमारा केस लड़ो। मैंने कहा ठीक है। तो पूछा मेरे से उन्होंने कि साहब फीस क्या लेंगे? मैंने कहा यार, बोल रहा हूँ आपके केस में दम तो है नहीं, आप फीस क्या मांगूँ मैं आपसे? आपको जो मन करता है दे देना, ऐसा फीस मैं, मतलब चूँकि केस में दम ही नहीं तो मैं क्यों फीस मांगूँ? 2011 में, आज मेरे को याद है, उन्होंने 35,000 रुपीज़ निकाला, 35,000, और मेरे को फीस दिया, अपने आप ही दिया, और बोला सर मैं और पैसा देता रहूँगा, लेकिन हम मुकदमा लड़ सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको अपना टाइम पास करना होता है। और ये तो मैं शरीफ वाला था, क्योंकि फौज से निकला था, वकालत कर रहा था। मैं अपने जेसीओ को समझता हूँ, वो हमको एज ऑफिसर समझते थे, तो हम शराफत में थे। लेकिन ऐसा कोई मुर्गा फंस जाता है अगर ना, तो वकील इसको जाने नहीं देता है। वो 35,000 का क्या 35 लाख तक उससे खींचता रहता है, क्योंकि उसकी मानसिकता उस टाइप की थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। यही सबसे बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी है कि आप बेवकूफ़ ना बनो, आपको कोई बुद्धि ना वो ना खराब है, हकीकत चीज़ बताओ। लेकिन अगर कोई आके अपने आप ही जेब में, जैसे पेंशन का ही केस है, अगर किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही है तो ही कैन राइट अगेंस्ट दैट टू द डिपार्टमेंट ने अपने आदमी को लिख सकते हो। और अगर उसका जवाब नहीं आता है कोई, तो आप 6 महीने तक इंतज़ार करोगे, और 6 महीने के बाद फिर आप कोर्ट पे आओगे, ठीक है? तभी वो केस एडमिट होगा। ये कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में अभी आपको मैंने बताया, पूरा बताया कि कैसे कोर्ट डिले को कंडोन कर सकता है। उसके पास इनहेरिटेड पावर है, दे कैन कंडोन इफ दे आर कन्विंस कि डिले इज विद अ रीजनेबल रीज़न, तो उसको कोर्ट को कंडोन कर सकता है। तो मतलब क्या हुआ, कोई अभी हमारा कोई भी लीगल मैटर टाइम बार्ड नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि इनजस्टिस हुआ है या हो रहा है, तो भी वो कोर्ट में आके चैलेंज कर सकता है। वो डिले कंडोनेशन लगाता है, उसके बाद उस चीज़ को चैलेंज करता है, ठीक है? नेक्स्ट करो। ये भी शायद अब आप लोग के लिए लागू नहीं होता है। कोर्ट मार्शल में जो पनिशमेंट मिलती है, उसके अगेंस्ट में भी आप एफटी में आ सकते हो और उसके पनिशमेंट को चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग रिटायर्ड हैं, तो ये चीज़ होगा नहीं, लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपके जान पहचान वाला है जिसको सज़ा मिली हुई है, तो वो उसके आगे, और उसको लगता है उसके साथ गलत हुआ है, तो वो कोर्ट मार्शल के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी एफटी में आ सकता है।
सॉरी After retirement. नहीं विद इन सर्विस तो आ ही सकता है। जैसे आपको वाइल इन सर्विस आपको पनिशमेंट हो गई, आपको सिविल जेल में बंद कर दिया गया, तो आप उसके लिए खाली चैलेंज के लिए आप बेल के लिए भी आ सकते हो। आपको अगर बंद करके रखा हुआ और आपको बेल नहीं मिल रही है, उसको भी आप आ सकते हैं एफटी में, और अपनी सज़ा जो उसको मिली हुई है उसके अगेंस्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, शायद मेरे के लगता है कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि कोर्ट कैसे, जिसको थोड़ा नॉलेज होगा समझ सकता है, रिट पिटीशन बना के हाई कोर्ट में ले जा सकते हो, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करके उसको घुमा सकते हो, लेकिन मूलतः इसका जो ऑर्डर चैलेंज होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, नहीं तो एएफटी ने जो जजमेंट पास किया है वो फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट करो। ये देखिए कुछ फैक्ट्स है, इससे आप लोग रिलेट करो कि आप लोग की क्या पॉपुलेशन है, दूसरे जगह की क्या पॉपुलेशन है, किस तरह के केस आ रहे हैं और आप लोग के केस क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक हमारे पास जब से एएफटी बना है 30,000 से ऊपर केस आ चुके हैं, उसमें से लगभग 28,000 डिसाइड हो गए हैं। 16, ये सब फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, तो एकदम स्ट्रिंजेंट फिगर मत मानिएगा। अभी तक लगभग 28,000 फैसले हो चुके हैं, 2-2,500 अभी बाकी। लिबरलाइज फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ये हुआ कि कोई आदमी काम कर रहा था, सर्विस से निकला, उसकी डेथ हो गई थी, उसको वाइफ को जो पेंशन मिल रही है उसका 50% जो मिल रही है पेंशन उसका 50% मिलता है। अगर सर्विस के दौरान किसी की डेथ होती है तो उसको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल जाता है लेडी को। और अगर क्या कहते हैं लिबरलाइज फैमिली में कोई ऑपरेशन के दौरान, हम लड़ाई पे गए, कोई ऑपरेशन के दौरान होता है तो उसको लिबरलाइज फैमिली पेंशन, तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन ज़्यादा होती है, उससे कम क्या कहते हैं स्पेशल फैमिली पेंशन होती है, और लास्ट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन होती है। तो तीनों की कंडीशन अलग अलग है, इसलिए उसको 3 में बांटा। माइक Elaborate on special family pension and liberalized family pension. जो सर मेरा जो मतलब ससुराल का है ना, मेरा सिस्टर का ससुराल का मतलब पेंशन निकल गया और डेट हो गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट में पूरा नाम गलत लिख दिया ना, उसके लिए क्या मतलब क्या एएफटी से क्या हो जाएगा, मतलब क्या इसका ये आपका केस ये स्पेसिफिक है, ये हम डिस्कस करके बताएंगे, आप मिल लेना हमसे। यहाँ जति पनि यो लाइनमा आफ्नो चाहिँ केस जो केस गर्नुपर्ने यहाँ केस दर्ता भइरहेछ, केस दर्ताको लागि 1,000 रुपियाँ चाहिँ लगाएर हैन, 1,000 रुपियाँ लगाएर चाहिँ यसरी केस दर्ता भइरहेछ। यहाँ यो यसरी देख्छ कि यो केस दर्ताको लाइन हो, धेरै केस तकरिबन त दर्ता भइसक्यो। अहिले सिरियल नम्बर कति पुग्यो? सिरियल नम्बर ए बल्ल सुरु हो यो पहिला बिहानैबाट यो बुक त दर्ता भइरहेको थियो, त्यो के भयो बिहान? भर्खरै सुरु हो साथमा लेखिदिनु। होइन बिहानबाट लेखिरहेको थियो यो बुकमा त नाम त उपस्थिति हो। अच्छा यो केस अहिले यहाँ दर्ता भइरहेको छ, यो लाइन छ अहिले यति धेरै, यो अझै भित्र पनि धेरै मान्छे बस्नुभएको छ जो भित्र ब्रिफिङ चलिरहेको छ, र बाहिर पनि यो चाहिँ केस, र एउटा केसलाई 1,000 रुपियाँ लागिरहेछ है साहब, एउटा केसलाई 1,000 रुपियाँ लागिरहेछ होइन?
एउटा केस चाहिँ 1000 रुपियाँमा दर्ता भइरहेछ यहाँ र यसै गरी यो नाम दिएको नि अनपेड भनेर भोलि हुन्न त्यो भयो त्यो पनि भयो भोलि केस जति पनि यिनीहरूले चाहिँ भोलि केसभित्र लान्छ त्यो त पेड हो कि होइन अनपेडलाई त्यति बेला माग्छ यिनीहरूले फेरि अहिले चाहिँ होइन त्यो बस त्यो गर्नुहोस् उयो नाम कसै कसैको अनपेडै छ नि त्यहाँ त्यसरी चाहिँ यो पुरा यहाँ यो लाइन छ यहाँ 1000 रुपियाँ लिएर 1000 रुपियाँ लिएर यहाँ चाहिँ लाइनमा लागिरहेको अवस्था छ अहिले सबैले चाहिँ 1000 रुपियाँमा यो चाहिँ दर्ता अहिले यसरी यहाँ दर्ता भइरहेको छ पुरै आफ्नो आफ्नो केस जसले पनि 9 बज्यो यो चाहिँ यहाँ जसले पनि केस लड्ने आफ्नो कुनै पनि केस चाहिँ जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्युनलमा कुनै पनि केस लड्ने हो भने यहाँ दर्ता गर्नुपर्ने हुँदैछ जसको चाहिँ फिस 1000 रुपियाँ छ यहाँ यसरी चाहिँ लाइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन छ यो यसरी र यो कुनै पनि केसमा आफ्नो दर्ता गराउनको लागि यहाँ चाहिँ धेरै छ लाइन अहिले भित्र पनि धेरै बस्नु भएको छ जो लाइनमा लाग्ने हो र भित्र अहिले प्रोग्राम चलिरहेको छ र बाहिर पनि यसरी चाहिँ यो लाइन यसरी देख्न सकिन्छ यो सबै आफ्नो आफ्नो केस र आफ्नो आफ्नो पेन्सन सोझाउने पेन्सन बिग्रिएका यो केसको लाइन हो जो चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ देख्न सकिन्छ